तो दोस्तों क्या है ना कि दृष्टि आइस का नहीं, एक्चुअली में जो आई दृष्टि का जो बुक आता है ना, घटना चक्र, उसी घटना चक्र से आज कुछ करंट अफेयर्स आई मीन जो करंट नोट्स वगैरह जो है, जैसे राष्ट्र परिदृश्य से जुड़ा हुआ कुछ नोट्स है ना, इसको लेकर आए हुए हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा, आई मीन जैसे कि आप उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जो BCS का या फिर RO ARO का, ठीक है, RO ARO का देने वाले हैं। उसके साथ साथ JPSC का भी फिर से पता नहीं JPSC एग्जाम होगा या नहीं, मुझे पता नहीं है। बट बहुत सारा जो और भी जो करंट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप कभी कभी ध्यान दिए होंगे कि ये जो बुक है ना, ये जो दृष्टि आई मीन 2024 का जो समसामयिक घटना से जुड़ा हुआ जो आता है ना, वार्षिकांक जो आता है, इससे करीब 20 से 25 क्वेश्चन आता है। 20 से 25 क्वेश्चन आता है अगर आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो। और सही से पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इससे पहले हम एग्जाम दे चुके हैं, तो पता चला है करीब 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 उस बार यानी कि 2022 में 18 से 19 क्वेश्चन सिर्फ इसी बुक से लड़ गया था, समझ रहे हैं ना, इसी बुक से आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका एक होना चाहिए, तो वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला है, देखिए, पहले देख लीजिए, हाँ, पहले हम चलते हैं चुनावी बॉन्ड की ओर, ठीक ना। देखिए अभी गवर्नमेंट ने, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, आई मीन जैसे कि आपका जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया ना कि जो चुनावी बॉन्ड है ना, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, ये अलग विषय है, ये मेंस का विषय है, ठीक है। आप हमको सीधे जानना है कि क्या है, कब लाया गया था, किसके समय में लाया गया था, क्यों बंद कर दिया गया, ये सब हमको जानना है, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए पहली बात तो है कि इसको 2018 में लाया गया था, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में लाया गया था, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा में। देखिए उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अंडर आर्टिकल 19(1) का ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, ठीक है, संविधान का अंडर आर्टिकल 19(1) का ए जो है, ये इसका हनन करता है, यानी कि ये जो आपका बॉन्ड है, ये इस अनुच्छेद का हनन करता है, ठीक है। तो हनन कैसे करता है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग जो मतदाता है, मतदाता को तो पता चलना चाहिए ना कि अगर कोई 1 करोड़ रुपया का अगर कोई बॉन्ड दिया है, तो बॉन्ड किस गवर्नमेंट को दिया गया है, कौन व्यक्ति दिया है, ये पता हम लोग चलना चाहिए। तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, पहली बात है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया है कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन यही से आता है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल आर्टिकल के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने पर उस पर रोक लगाया जा सकता है, तो अंडर आर्टिकल 19(1) का ए, समझ में आ गया। तो चलते हम लोग नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई खास दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यही दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, SBI को 12 अप्रैल 2019 तक अंतिम निर्णय तिथि दिया गया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, यानी कि चुनाव बॉन्ड का विवरण जो है जो अपना EIC जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसके सामने प्रस्तुत करना होगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए चुनावी बॉन्ड योजना को हम लोग देखना है जो इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक है, विदेशों का व्यक्ति नहीं, जो भारत का नागरिक है। देखिए यहाँ पर डार्क से दिया हुआ, ठीक है। बात यह है कि किताब तो सब कोई खरीद सकता है, लेकिन किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो, आई मीन अगर आप लोग भी थोड़ा सर्च करते हैं ना, अभी थोड़ा सा अगर पढ़ते हैं सही सही से, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 120 रुपये की किताब है, इसको किताब को आप लोग परचेज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये देखिए सिर्फ भारत का नागरिक खरीद सकता है। फिर क्या है, भारत में निगमित या स्थापित किसी कॉर्पोरेट निकाय, कॉर्पोरेट जो निकाय होता है, ये भी बॉन्ड खरीद सकता है। अच्छा बॉन्ड का प्राइस कितना, कितने कम तक है, कितना ज़्यादा तक, ये भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 1,000 रुपया का बॉन्ड आता है, और 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपया मूर्ख वर्ग तक का जारी किया जा सकता है, जारी जारी किया जाता था, ठीक है। अब तो कर बंद कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बॉन्ड का जो वैलिडिटी होता है, ये 15 दिनों की अवधि तक वैध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अगर अगर एग्जामिनर जो होता है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा टफ बना रहा है क्वेश्चन, तो इसी के नहीं होता, ऑप्शन देता है 1, 2, 3, 4, इसमें से कितना सही है, तो टू नंबर में दे देगा ऐसा कुछ कि यह बॉन्ड जो है 10 दिनों तक वैलिड रहेगा, यह बॉन्ड जो है 6 मिनट मिनट तक वैलिड रहेगा, 30 दिनों तक वैलिड रहेगा, तो नहीं, ये 15 दिनों तक वैलिड रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए ये बॉन्ड अप्रतिदेय यानी कि ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये इसको रिफंड नहीं किया जा सकता, सीधी बात है, इसको रिफंड नहीं किया जा सकता है, समझ में आ गया। चलते हम लोग नेक्स्ट। ये देखिए क्या देखिए, देख लीजिए यहाँ पर देखिए टिक क्या हुआ है, न्यूनतम 1% मत पाने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको शुरू से देख लीजिए।
देखिए एक अधिनियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसका एक धारा है 29 का ए। इसके तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के पिछले आम चुनावों में कुल मतों का 1% जिसने प्राप्त कर लिया था, जिस दल ने कम से कम 1% प्राप्त किया है, सिर्फ उसी को ये चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये समझ में आ गया ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसके लिए है, क्यों है ये सब बता रहे हैं। पूरा पढ़ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ सिर्फ उसी को पढ़ना, जो जो टिक किया हुआ, ठीक है। तो लोग चलते हैं। देखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पहली बात है मंत्रालय आपको जानना होगा कि किस मंत्रालय ने इसको लागू किया, जारी किया, ठीक है। दूसरी बात ये भी आपको जानना होगा कि इसको कब लागू किया गया था, तो COP26 2021 में हुआ था ना, ग्लासगो में, यूके के ग्लासगो में, उसी में ये लागू किया गया था, ठीक है। अब देख लीजिए वर्ष 2030 तक हम लोग जो है भारत जो है 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म यानी कि जो फॉजिल फ्यूल का हम यूज करते हैं ना, तेल हो गया या फिर मतलब कोयला वगैरह हो गया, ये सब का यूज नहीं करना है, यानी कि 500 गीगावाट तक जो है हम लोग को बिजली उत्पादन करना है, वो भी गैर जीवाश्म आधारित, हो गया। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी, देखिए एक रिपोर्ट है, एक सांख्यिकी है, रिपोर्ट है, स्टैटिक्स है, मतलब उस स्टैटिक्स का नाम है नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी, यानी कि रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक्स। इसको जारी करने वाला कौन होता है, इसको जारी करने वाला है IRENA, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसने क्या कहा है देख लीजिए, इसने कहा है भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है आप लोग। देखिए अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का बात करते हैं, एक सेकंड, रिन्यूएबल एनर्जी का बात करते हैं, तो भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में फोर्थ नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है। ये समझ में आ गया। पवन ऊर्जा का बात कर रहे हैं हम लोग, पवन ऊर्जा लिख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पवन ऊर्जा के संदर्भ में भारत जो है विश्व में फोर्थ स्थान रखता है, ये देख लीजिए, पवन ऊर्जा के संदर्भ में भारत फोर्थ स्थान रखता है। और सूर्य ऊर्जा के रूप में, यानी कि हम लोग जो सोलर सिस्टम है ना, सौर ऊर्जा क्षमता जो है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है, इस संदर्भ में भारत जो है फिफ्थ स्थान रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास कीजिए आप मेरा, एग्जाम का क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसका। देखिए 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया जाने का घोषणा किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सब कोई खास है नहीं, बट आप लोग चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए प्रत्येक परिवार, यानी कि 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक बिजली, निःशुल्क बिजली ले सकता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर 75,000 करोड़ रुपये ऐसा कुछ निवेश किया जाएगा इस सब में ना, तो ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, चाहे तो देख सकते हैं, ये नहीं तो ये मेंस के लिए है, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिर देखिए चलते हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था जेपीएससी में, जेपीएससी अगर आपने दिया होगा, जेपीएससी में क्वेश्चन आया था समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अंडर आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो ये अंडर आर्टिकल 44 में है, तो यही क्वेश्चन आया हुआ था सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है बहुत सारा, ठीक है। तो पहली बात तो है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अंडर आर्टिकल 44 में है, और ये किस मतलब किस भाग का पार्ट है, किस भाग में आता है, संविधान के किस भाग में आता है, ये भाग 4 में आता है। और भाग 4 किसके लिए है, तो डीपीएसपी के लिए, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के लिए है, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को पता है ना। फिर देख लीजिए मतलब कब इसको विधेयक को कब आई मीन कब विधानसभा में पारित किया गया, कि फिर उसके बाद जो है राज्यपाल वगैरह साइन वगैरह किया, ये सब कुछ कुछ है। तो आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ ये जानना है ना कि उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए यहीं पर सबसे पहले ही लिखा हुआ है ये वाला वर्ड जो है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहीं पर है, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ देख लीजिए संविधान का भाग अंडर आर्टिकल 366 क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल गूगल में सर्च कर लीजिए, क्या है देख लीजिए। सपठित अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 भी क्या होता है ये भी देख लीजिए।
अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्निहित कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। अंडर आर्टिकल 366 क्या होता है पहले देख लीजिए। उसके बाद ये देखने का कोशिश कीजिए कि इस संदर्भ में जो अनुसूचित जनजाति लोग होते हैं उन पर ये अंडर आर्टिकल 44 जो है यह लागू नहीं होगा। समझ में आ गया? फिर देख लीजिए, साथ ही इस संहिता के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगा जिनके परंपरागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अंतर्गत संरक्षित है। भारत के संविधान के भाग लिखा हुआ है, यहाँ अनुच्छेद नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भाग जो है अनुच्छेद नहीं लिखा हुआ, यहाँ भाग लिखा हुआ है। तो पहली बात आपको समझना होगा कि संविधान का भाग 21 में क्या है। 21 में है, यानी 21 में है अस्थायी, जो अस्थायी रूप से भारत में रह रहा है, जो परिवर्ती रूप से रह रहा है, जो विशेष उपबंध के रूप में रह रहा है, इन लोगों पर धारा आर्टिकल 44 यानी कि ये जो है भाग है, ये कहा गया, हाँ, आर्टिकल 44 जो है इन लोगों पर लागू नहीं होगा। किन लोगों पर? तो जो संविधान का भाग 21 के तहत है, यानी कि अस्थायी है, परिवर्ती और विशेष उपबंध के साथ रह रहा है, इन लोगों पर आर्टिकल 44 लागू नहीं होगा। समझ में आ गया? बस यही यहाँ पर समझाना था। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा ये जाएगा कि ये जो एक समिति बनाया गया था, पहली बात तो है कि ये सबको पारित करने के लिए एक समिति बनाया गया था, ठीक है। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे न्यायाधीश, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, रंजना प्रकाश देसाई, इसके अध्यक्ष है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत रत्न 2024। भारत रत्न 2024 देखते हैं। पहली बात तो यह है कि इसका घोषणा कब किया गया था? तो 2 जनवरी 1954 में घोषणा किया गया था, ठीक है। इसमें इस समय 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CB रमन जी को दिया गया था, 3 लोगों को एक साथ, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जो है ये सब्जेक्ट बेस पर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। हमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाता है। प्रारंभ में मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत किसी व्यक्ति को यह सम्मान नहीं दिया जाता था, याद रखिएगा, नहीं दिया जाता था पहले, यानी कि इस समय नहीं दिया जाता था। परंतु 1955 में किए गए एक प्रावधान किया गया, इसके अनुसार यह सम्मान मरणोपरांत भी प्रदान किया जाने लगा, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न प्रत्येक वर्ष दिया जाए सॉरी, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है ना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में इसी का, जैसे कि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है ना, देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 49वें व्यक्ति है, 49वें व्यक्ति है ना, ये आपको याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता था आई मीन एक लोकप्रिय नाम से जननायक, पीपल्स हीरो। ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया वीडियो ना, हाँ वीडियो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हम लोग। अब देखिए, एक, जैसे कि बिहार में स्टार्ट हुआ था ना, तो बिहार में एक आयोग बना था। उस आयोग की सिफारिश पर, जैसे कि मुंगेरी लाल आयोग, हम लोग मंडल कमीशन के बारे में पढ़ते हैं ना, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, मंडल कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मंडल कमीशन से पहले ही मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था मुंगेरी लाल आयोग। ये बिहार सरकार ने बनाया था पहली बार। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुंगेरी लाल आयोग किस किस संदर्भ में, आई मीन ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि किसके संदर्भ में यह लागू किया गया था, ये किसी, मतलब किस क्यों है ना, कि मतलब किस संदर्भ में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बिहार में 128 समुदायों को पिछड़ा वर्ग दिया जाता है, ऐसा कुछ है, ठीक ना, वर्ग किया गया था, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर ने मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी पहली बात है कर्पूरी ठाकुर का, ठीक ना, इसीलिए मंडल कमीशन को एक भूमिका निभाया था, ठीक है।
उसके बाद जो है जैसे कि आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया भारत रत्न, ठीक है, इसे भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी सीयूडी, सीयूडी नहावा सेवा अटल सेतु। सीयूडी नहावा एक क्षेत्र है और सेवा भी एक क्षेत्र है, अलग अलग जगह है, ठीक है ना। ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई में। देखिए अभी जो है एक पहले जिसका नाम था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया है, नामकरण किया, इसी का नामकरण किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सीयूडी नहावा सेवा अटल सेतु। कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। ये देख लीजिए, इसी के बारे में आई मीन जो इसके पहले पहली बात तो है कि आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी सीयूडी नहावा सेवा अटल सेतु जो है, इसी को, इसी के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यह भारत का सबसे लंबा सेतु है, पहली बात। साथ ही यह भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। भारत का सबसे लंबा सेतु तो है ही, और समुद्री सेतु में भी सबसे लंबा है। यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, कौन कौन सा चीज़ जगह को जोड़ेगा, उसके बाद 2 घंटा का रास्ता को 15 मिनट करेगा, ये सब ये कोई खास इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये खास इसको इम्पोर्टेंट रखता नहीं। देखिए ये जो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम देख रहे होंगे ना, बोइंग के नाम से कुछ याद आ रहा है? बोइंग एक फ्लाइट का नाम है, फ्लाइट का नाम है, ठीक है, जाता है ना वो बोइंग जो होता है, एविएशन जो होता है वो नाम है, ठीक है। देखिए ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, ये कार्यक्रम का मकसद क्या है? यहाँ पर ऐसा कोई खास लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण कैसे बढ़ाया जा सकता है, बस ये सब लिखा हुआ है, ठीक ना। पहले पहले 5% था, अभी जो है बढ़कर 5% से अधिक, अब मतलब अधिक 15% से अधिक हो गया है, ठीक ना। कुछ ऐसा है। बात यह है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, बस इतना ही। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किस लिए है, किसके संदर्भ में है, तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आप लोग थोड़ा समझने में परेशानी होगा। इसका आंसर होगा कि भारत का जो एविएशन सेक्टर है, इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है, ठीक है, बस इतना ही के लिए समझ लें इसको। अब देखिए स्वाति पोर्टल, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि स्वाति पोर्टल किस लिए है, क्यों है, ये भी आ सकता है। तो स्वाति पोर्टल जो है, ये महिलाओं को साइंस के सेक्टर में, यानी विज्ञान के सेक्टर में, अनुसंधान के सेक्टर में बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल, यानी कि साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका स्वाति पोर्टल का जो है पूरा इसका फुल फॉर्म नेम है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। पहली बात आपको जानना होगा कि ये 2024 का जो हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो हुआ, हमें 2024 में जो इसका रिपोर्ट आया है, ये 8वां संस्करण है। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि ये 8वां, यहाँ लिखा हुआ 8वां संस्करण ये है, ठीक है। दूसरी बात आपको जानना क्या होगा, देखिए लगातार 7 बार इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, लगातार 7 बार प्रथम स्थान पर इंदौर है। दूसरे स्थान पर देखिए इंदौर और सूरत, ये दोनों ही पहले स्थान पर, ये देखिए लिखा हुआ, दूसरे स्थान पर कोई नहीं है। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश का इंदौर और सूरत जो है, ये दोनों पहले ही स्थान पर है। तो ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि इंदौर आए, ऑप्शन में सूरत भी आ सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर मुंबई है, चौथे नंबर पर विशाखापट्टनम, पाँचवें में भोपाल। अपना यूपी का जो क्षेत्र है वो इसमें कहीं नहीं है, 10 शहरों में नहीं है यूपी, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी आएगा हम लोग ना। फिर देखिए क्या है, शीर्ष 5 शहर, यानी कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर जो है, उसमें कौन कौन सा शहर है देख लेते हैं। सासवड़ महाराष्ट्र में है, पाटन छत्तीसगढ़ में, लोनावाला महाराष्ट्र में, ठीक है। शीर्ष 5 राज्य इसके बारे में देख लेते हैं, तो कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब है। अब देखिए 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी जो है, इसका स्वच्छता के मैटर में उत्तर प्रदेश का 4 सिटी है। पहला नंबर पे है वाराणसी, दूसरा में है प्रयागराज,
अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसके बारे में और देखिए चाहिए क्या अच्छा से फ़ोटो वगैरह। अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, इसका एक फ़ोटो मेरे पास खींचा हुआ नहीं है ये था मेरे पास, लिखा हुआ था। एक सेकंड प्लीज मुझे कर समय दीजिए, एक सेकंड। इसका फ़ोटो मेरे पास खींचा हुआ था बट अभी मेरे पास नहीं है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट नंबर पर वाराणसी है, दूसरा में है प्रयागराज, तीसरे नंबर पर है आपका बिजनौर, थर्ड नंबर पर है बिजनौर, बिजनौर, ठीक है। और फिर फोर्थ नंबर पर लिख लीजिए, ये आपको यहाँ लिख लीजिए फोर्थ नंबर पर। फोर्थ में है आपका हरिद्वार, ठीक है। और फाइव में है आपका कन्नौज, कन्नौज, ठीक है। कन्नौज भी कहाँ पर है, ये तो यूपी में है कन्नौज। यानी कि फर्स्ट उत्तर प्रदेश का ही है, सेकंड भी उत्तर प्रदेश का है, थर्ड बिजनौर उत्तर प्रदेश का है, फोर हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड का है, और फाइव कन्नौज यूपी का। यानी कि पाँच, सिर्फ पाँच में यूपी का चार सिटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये पेज नंबर कितना है भाई साहब, 32 है ना? थोड़ा देख लेते हैं, 34 आ गया डायरेक्ट, 32 से डायरेक्ट 34 आ गया। ठीक है, एक पेज जो है हम इसको वीडियो बना के छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यही तक रहने दीजिए, नहीं तो एक एक पेज और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। भारत का संविधान हम लोग देखिए किस किस राज्य में हुआ, कैसे हुआ, ये देखना जरूरी है। हालांकि ऐसा कोई ऐसा बात नहीं कि जरूर नहीं है, लेकिन इससे पहले हम लोग को देखना यह है कि कौन से आर्टिकल में ये सब होता है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 का वन के साथ गठित पठित अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत प्रदत्त प्राधिकार एवं शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग राज्यों विधानसभा के अंतर्गत अवधि की समाप्ति से पूर्व नई विधानसभा के गठन के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी और सुरक्षित निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। अभी 5 राज्य कौन कौन सा है जहाँ पर ये चुनाव हुआ है, तो वह है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। आप अगर 2019 या 2020 में अगर एग्ज़ाम दिए थे यूपीएससी का, तो आपको याद होगा इस समय जो है सीट के बारे में पूछा गया था कि अलग अलग राज्य में कितना कितना सीट है, ये सब कुछ पूछा गया था, ठीक है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है 90 सीट है। ये देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साय क्या, ठीक है। देखिए, इसके बाद वीडियो बनाया नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है पीडीएफ फाइल बनाया नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं है। अब जो है काम करते हैं, हम लोग सिर्फ यहीं तक देखते हैं, इसके बाद वाला जो है कल बताएंगे फिर से इसको, ठीक है। सही चलो, तो सही, थैंक यू।